दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, तो आज हमारा 8 चैप्टर होगा। तो चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आज हम चैप्टर 8 को पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसी कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। इसके बारे में हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा था। तो आगे देख लेते हैं। करीब 25 में कहा जा रहा है कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए क्या होता था? जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, और जुताई के लिए यानी कि खेती के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी? हलों के फाल की आवश्यकता पड़ती थी, जो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। अब हम एक बार देख लेते हैं इसे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। एक बार आप इसे देख ले। यहाँ पे क्या है? औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। ये क्या है? हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी, ये सब लोहे के समान है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में यही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो हम देखते हैं इसे। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर होगा ये वाला, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथे में होगा यह सिंचाई से ही संभव था। पांचवे में राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इसमें होगा कि राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। 6 नंबर पे होगा लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। और लास्ट 7 नंबर में होगा कृषि उत्पादन बढ़ा। फिर 8वें में राजस्व भी बढ़ा। और ये सब किस लिए हुआ? किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। इसमें क्या होगा? किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो आप भी इसे करेक्ट करके इसको फिल कर लीजिएगा जैसा मैंने करवाया है। अब हम देखते हैं गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेशियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। मतलब क्या होता था? जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग क्या करते थे, उस पद को छोड़ते नहीं थे। जैसे कि किसी का पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, तो वो इस पद को ग्रहण कर लेते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होता था वही इस पद पर बैठता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और
कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो राजा होते थे वहाँ के, वो भी क्या करते थे, इन्हें यह काम सौंप देते थे और वो क्या हो जाते थे, न्यायाधीश और कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो हम आगे देखते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। इन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। क्या होता था कि इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ये दूसरों के यहाँ काम करते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आगे देख लेते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर। क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुकों ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। इस कहानी को हम एक बार पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचों की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है कि घोड़ों का जो व्यापारी था वो शहर में क्यों आया था। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। क्या करते थे वो? मूर्तिकार जो थे वो कलात्मक ढंग से उसे
उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। क्या क्यों आते थे? क्यों उसे रखा जाता था? ताकि लोग आए और वो आकर्षण का केंद्र बने। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजन पदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इसमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। क्या होते थे? ये लोगों के घरों में भी पाए जाते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातात्विद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए निवासियों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पर्यटनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। इसमें मानचित्र 7 में क्या करना है? भरूच को ढूंढना है। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। गेरीगांजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगांजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। कहाँ पे? बोरीगांजा या भरूच में। बोरीगांजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के के आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। उनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब हम आगे देखते हैं। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी कि उसे मार मार कर बनाए जाते थे, उन्हें आहत पहुंचाकर, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रहने देते हैं और कल हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब ऐसे ही कंटिन्यू कराऊंगी मैं, बिल्कुल भी क्लास को नहीं रोकूंगी बीच में। सो थैंक यू।